हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो नंबर 10। तो बेटे ये दूसरे यूनिट का 10वां वीडियो है। और इससे पहले 9 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 2 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम एप्लीकेशंस में आपको मिल जाएगा हमारा चैनल के एम डी सहारनपुर। वहां से भी आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है, और आज का हमारा क्वेश्चन है बोर का परमाणु मॉडल। तो नील बोर ने, या आप कह सकते हो नील बोर या फिर बोहर भी कह सकते हो, इन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या बातें हमें बताई, और इनके अनुसार परमाणु कैसा होता है। इन सभी बातों के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है बोर का परमाणु मॉडल। तो मैं हेडिंग लिखता हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो। हमारा टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल, या बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, उस परमाणु मॉडल में बहुत सारी कमियां निकल गई थी, बहुत सारी उसकी लिमिटेशंस थी। आपको पता है, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी, और इस प्रयोग से जो उन्हें निष्कर्ष मिले थे, जो रिजल्ट उन्हें मिले थे, उन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। और उस परमाणु मॉडल में बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए फिर नए वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था बोहर या बोर या नील्स बोर। इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ संशोधन किए, कुछ मॉडिफिकेशन किए, कुछ चेंजेस किए, कुछ परिवर्तन किए। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ परिवर्तन करने के बाद इन्होंने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। तो इस परमाणु मॉडल में इन्होंने क्या क्या बातें हमें बताई, देखो। इस मॉडल के इस मॉडल के मुख्य बिंदु कौन कौन से पॉइंट्स हैं इस मॉडल के जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं? देखो, सबसे पहली बात करेंगे हम। सबसे पहले क्या बात बताई, देखो। सबसे पहले बोहर ने बताया कि परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाएं होती हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित है, उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं कौन? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। मतलब धनावेशित नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाएं हैं, और इन निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्योंकि इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, इसलिए आप इन्हें निश्चित कक्षाएं भी कह सकते हो। निश्चित कक्षा कहो या अनुमत ऊर्जा स्तर कहो, एक ही बात है। और एक बात उन्होंने ये भी बताई कि इन कक्षाओं को हम लिखते हैं के एल एम एन ओ पी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात बोहर ने बताई कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली
निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। मतलब ये जो कक्षाएं हैं इनकी ऊर्जा कैसी होती है? निश्चित होती है। निश्चित का मतलब यह है कि इस कक्षा की ऊर्जा कुछ निश्चित होगी, इसकी कुछ निश्चित होगी, इसकी भी निश्चित होगी। ऐसा नहीं है कि सभी कक्षाओं की ऊर्जा एक जैसी होगी। सभी कक्षाओं की ऊर्जा अलग अलग होगी, पर हर एक कक्षा की ऊर्जा जितनी होगी उतनी ही रहेगी, वो निश्चित रहेगी। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी उस कक्षा की ऊर्जा के बराबर ही होगी। तो क्योंकि इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है तो हम कह सकते हैं इन कक्षाओं को हम कहते हैं बेटे, इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा नाम याद रखना है आपको। ये मैंने लगा दिया अंदर, इसके कॉमे के अंदर कर दिया। इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा, या इनका एक और नाम भी है, या अनुमत ऊर्जा स्तर, या अनुमत ऊर्जा स्तर, अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन्हें कहते हैं निश्चित कक्षा या अनुमत ऊर्जा स्तर। और इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? KLMN से। इन कक्षाओं को क्रमशः KLMN आदि से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखोगे इस बात को। मतलब नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इन कक्षाओं को कहते हैं हम निश्चित कक्षा या अनुमत ऊर्जा स्तर। और इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? KLMN से। तो पहली बात तो ये बताई थी बोहर ने। देखो दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात बताई कि एक कक्षा में उपस्थित या घूमने वाले या चक्कर लगाने वाले, एक ही बात है, सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। मतलब यदि एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बराबर होगी, समान होगी। यदि एक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो तीनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एक जैसी होगी, यानी समान होगी, अर्थात बराबर होगी। तीसरी बात क्या बताई बोहर ने? तीसरी बात बताई कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में ही घूमता है जिस कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं तो बहुत ज्यादा संभव हैं, यानी कई सारी वृत्ताकार कक्षाएं हो सकती हैं, पर इलेक्ट्रॉन उन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में से केवल उन कक्षाओं में ही घूमते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी h/2π का 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना। तो दूसरी बात पढ़ने के बाद हम जो तीसरे पॉइंट पे आए हैं वो है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं। समझ रहे ना आप? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल,
संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। h/2 का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, भौतिक विज्ञान वाले आपके अध्यापक आपको पढ़ाते होंगे कोणीय संवेग, या उसे बोलते होंगे एंगुलर मोमेंटम। तो कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का कितना होना चाहिए? h/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। आपको मैंने h पढ़ाया था कल। h का मतलब होता है प्लांक स्थिरांक या प्लांक नियतांक, और पाई का मान तो आपको पता ही है। तो यदि h/2 का 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग उस कक्षा में घूमने पर, तो ही इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में रहेगा, उपस्थित, अपनी उपस्थिति दिखाएगा, अन्यथा नहीं। इससे हमें एक बात का पता चला है कि इलेक्ट्रॉन जो है, उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है, क्वांटित या क्वांटीकृत भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन का संवेग, अतः इलेक्ट्रॉन का संवेग क्वांटित होता है। इलेक्ट्रॉन का संवेग क्वांटित होता है। इलेक्ट्रॉन का संवेग कैसा होता है? क्वांटित होता है। नंबर 4, चौथी बात क्या बताई? बहुत अच्छी बात थी, ध्यान से समझेंगे। मान लो आपके पास ये परमाणु का धन आवेशित नाभिक है, और धन आवेशित नाभिक के चारों ओर एक कक्षा है, कक्षाएं तो बहुत सारी भी हो सकती हैं, और उस कक्षा में घूम रहा है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन। तो ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक की ओर आकर्षित होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाई थी, और आपने क्लास 9th और 10th में भी पढ़ा होगा कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो धन आवेश है, और ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋण आवेशित। तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक की ओर आकर्षित होता है। तो इस आकर्षण बल को कौन नियंत्रित करता है? नील बोर ने बताया कि इस आकर्षण बल को नियंत्रित करता है अपकेंद्र बल। कौन नियंत्रित करता है? अपकेंद्र बल। ये अपकेंद्र बल है, और इसे क्या कहते हो आप? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल केवल उस वस्तु पर ही लगते हैं जो वृत्तीय गति करती है। आपने ऐसा भौतिक विज्ञान में जरूर पढ़ा होगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, तो वृत्तीय गति करने के लिए यह बात अत्यंत आवश्यक है कि वस्तु पर अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दोनों कार्य करने चाहिए। और यदि वस्तु को उतनी ही त्रिज्या पर लगातार घूमते रहना है, अर्थात उसी कक्षा में लगातार घूमते रहना है, तो वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दोनों के मान एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए, पूर्ण रूप से समान होने चाहिए। तभी वस्तु उतनी ही त्रिज्या पर या उसी कक्षा में घूमती रहती है। और बोर का मानना भी बिल्कुल ऐसा ही था। उन्होंने कहा था कि धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लगता है, अर्थात एक प्रकार का जो अभिकेंद्र बल होता है, इसे कौन नियंत्रित करता है? बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्र बल। भौतिक विज्ञान में आप अपकेंद्र बल को छद्म बल भी कहते हो। क्या कहते हो? छद्म बल। तो इन्होंने चौथी बात बताई, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाले, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, लगने वाले आकर्षण बल को अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल नियंत्रित, नियंत्रित या आप लिख सकते हो संतुलित, नियंत्रित या संतुलित करता है, नियंत्रित या संतुलित करता है। अब देखो, ये होता है अपकेंद्र बल, जिसे मैंने लिखा है F2, और ये है अभिकेंद्र बल F1। ये F1 अर्थात अभिकेंद्र बल है विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जिसे आप भौतिक विज्ञान में कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और ये बाहर की तरफ जो F2 हमने दिखाया है, ये है अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
जिसे आप कहते हो छद्म बल या स्यूडो फोर्स। तो पांचवी बात देखो क्या बताई, बोहर ने पांचवी बात क्या बताई। पांचवा बिंदु था कि सामान्यतः, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर में, अर्थात उन कक्षाओं में रहना ज्यादा पसंद करते हैं जिन कक्षाओं की ऊर्जा कम से कम हो। पर शर्त यह है कि वो कक्षा में जगह होनी चाहिए। मान लो पहली कक्षा है, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपको पता है इस बात का। और यदि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले से ही 2 भरे हुए हैं तो पहली कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, फिर उसे दूसरी कक्षा में आना पड़ेगा। पर यदि दूसरी कक्षा भी पूरी भरी हुई है तो इलेक्ट्रॉन की मजबूरी है कि उसे तीसरी कक्षा में आना पड़ेगा। पर इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं हमेशा न्यूनतम ऊर्जा वाली कक्षा में। तो यहां हमने लिखा है कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं तो परमाणु की इस अवस्था को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट या तलस्थ अवस्था। क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट या तलस्थ अवस्था, या आप इसे मूल अवस्था भी कह सकते हो। तो यहां लिख देता हूं मैं, परमाणु की इस अवस्था को, परमाणु की इस अवस्था को मूल अवस्था या तलस्थ अवस्था, या इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कहते हैं। किसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट? जब सारे इलेक्ट्रॉन अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर में उपस्थित हों, और ऐसा ही होता है सामान्य रूप से। अब नंबर 6 पे आते हैं। मान लो हमारे पास ये परमाणु का धन आवेशित नाभिक है, और ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, ऐसे कक्षाएं हैं। पूरी गोल नहीं बनाई है मैंने। इन्हें आप कक्षा कहो या ऊर्जा स्तर कहो, कुछ भी कह सकते हो आप इन्हें ऊर्जा स्तर भी कह सकते हो, कक्षा भी कह सकते हो, कोश भी कह सकते हो, या ऑर्बिट भी कह सकते हो। बोर का मानना था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां था और यहां से यहां चला गया, तो इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, फॉर एग्जांपल यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो 2 कक्षाओं का उसने जंप लिया, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, तो उसे इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा। कितनी ऊर्जा का? जो ऊर्जा इस ऊर्जा स्तर की थी और इस ऊर्जा स्तर की थी, इन दोनों कक्षाओं का जो ऊर्जा स्तर का जो ऊर्जा था उनके अंतर के बराबर। मान लो मैं कह दूं कि हर एक कक्षा की ऊर्जा का अंतर 10 जूल है, तो यदि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो उसे, यदि ये वाली स्थिति आपको मिली, तो उसे 10 जूल ऊर्जा अवशोषित करनी होगी। और यदि इस केस की बात करें तो उसे 20 जूल ऊर्जा अवशोषित करनी होगी। यदि वो पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में जाता है तो उसे 30 जूल ऊर्जा चाहिए या अवशोषित करनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, अर्थात छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जंप मारता है, तो उसे दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर जो ऊर्जा होती है उसे अवशोषित करना पड़ता है जब जाता है वो। जैसे आप कक्षा 1 में हो और कक्षा 1 से कक्षा 2 में कब जाओगे? जब आपका ज्ञान कक्षा 1 का कंप्लीट हो जाएगा और आप कक्षा 2 के लायक हो जाओगे। जितना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ता रहता है, आपका ज्ञान बढ़ता रहता है, उतने ही आप ऊपर वाली कक्षा में जाते रहते हो, ऊपर वाली क्लास में जाते रहते हो। जैसे आप क्लास 11th में हो तो आपको कम से कम क्लास 10th का ज्ञान तो है ही,
कम से कम क्लास 10th का नॉलेज तो है ही आपके पास, इसीलिए आप क्लास 11th में हो। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप मारता है, तो उसे दोनों कक्षाओं की या दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, जो ऊर्जा अंतर है, उसके बराबर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और यदि इसका अपोजिट हो जाए, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आना चाहता है, तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है, तो क्या होता है, तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, यानी एनर्जी को रिलीज करता है। और कितना एनर्जी रिलीज करेगा? उन दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर ही एनर्जी को रिलीज करेगा, जिन दो ऊर्जा स्तरों के बीच या जिन दो कक्षाओं के बीच उसका ट्रांजिशन होना है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, तो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। यहां लिख देता हूं इस बात को। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से या एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, तो एक निश्चित ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। अब यहां हमने शब्द प्रयोग किया है आदान प्रदान। ये आदान प्रदान शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यदि वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, तो एनर्जी का वो आदान करेगा, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और यदि वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा, तो एनर्जी को रिलीज करेगा, अर्थात ऊर्जा का प्रदान करेगा, यानी उत्सर्जित करेगा ऊर्जा को। तो दोनों ही काम हमने एक साथ लिख दिए हैं। और यदि आप चाहते हो कि वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा या कितना एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो उसे आप ऐसे निकाल सकते हो कि जो ऊर्जा है उच्च ऊर्जा स्तर की, उसमें से ऊर्जा घटानी पड़ेगी निम्न ऊर्जा स्तर की। यदि आपने हाई एनर्जी लेवल की एनर्जी को लो एनर्जी लेवल की एनर्जी में से घटा दिया, उन कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर ले लिया, जिसे आप कह सकते हो डेल्टा ई, तो डेल्टा ई के बराबर एनर्जी उसे क्या करनी पड़ेगी? या तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या तो रिलीज करनी पड़ेगी। और डेल्टा ई को आप एच न्यू से लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू एच न्यू। एक क्वांटम का एनर्जी कितना होता है? एच न्यू होता है, आपको पता है। और न्यू का फार्मूला मैंने आपको सिखाया था सी अपॉन लैम्डा, तो इसे आप एच सी अपॉन लैम्डा से भी प्रदर्शित कर सकते हो, एच सी अपॉन लैम्डा। तो इतना डेल्टा ई होना चाहिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है बेटे, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अच्छा, एक बात बताता हूं आपको, ये जो है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू जो है, यहां मैं कोमा लगाता हूं, आप तो नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है ना बेटे, बोर्ड खत्म हो गया। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू जो समीकरण है, यहां से यदि मैं आपको कह दूं कि आप इसे देखो ध्यान से और यहां से न्यू का फार्मूला बताओ आवर्ती का, तो न्यू का फार्मूला क्या बनेगा? ये एच डेल्टा ई के बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन एच। इस समीकरण को ध्यान से देखो आप। डेल्टा ई का मतलब तो आप समझते हो, डेल्टा ई का मतलब होता है E2 माइनस E1 या E उच्च माइनस E निम्न। तो ये जो समीकरण आपके सामने आई है, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, इस समीकरण को हम कहते हैं बोर की आवृत्ति का नियम। क्या कहते हैं? बोर की आवृत्ति का नियम है ये। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बोर ने आवृत्ति का क्या नियम दिया था, क्या सूत्र दिया था, आप बताओ। तो न्यू आवृत्ति को ही तो कहते हैं। डेल्टा ई का मतलब एनर्जी डिफरेंस, ऊर्जा का अंतर, दो कक्षाओं की ऊर्जा के बीच का अंतर। और एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक। तो इस नियम को बोर की आवृत्ति का नियम कहते हैं। कहाँ लिखूं इसे बताओ? यही लिख दूं बेटे? इसे कहते हैं हम बोर की आवृत्ति का नियम। अलग से इस चीज को लिख लेना, बोर की आवृत्ति का नियम है।
तो ये था बोर का परमाणु मॉडल। अब देखेंगे इस मॉडल में कौन कौन सी कमियां वैज्ञानिकों को नजर आई, क्योंकि एक वैज्ञानिक तो जी जान से लगा रहता है खोज करने में, और जब कोई खोज कर लेता है वैज्ञानिक या कुछ सिद्धांत दे देता है, कोई मॉडल प्रस्तुत करता है, तो दूसरे वैज्ञानिक चारों तरफ से उसके ऊपर झपट पड़ते हैं कि अब तेरे मॉडल में, तेरे सिद्धांत में, तेरी थ्योरी में, तेरी खोज में हम कमियां निकाल देंगे। ठीक है, तो इस मॉडल में क्या क्या कमियां थी, और कमियां निकलनी जरूरी भी हैं, जब भी हम अग्रसर होंगे, आगे की तरफ नई बात समझ पाएंगे या नई खोज कर पाएंगे और सच्चाई की तरफ को हम चल पाएंगे। तो इसलिए कमियां निकलनी बहुत जरूरी है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं कि कौन कौन सी सीमाएं थी इस मॉडल की। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं बेटे, आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो। बोर के परमाणु मॉडल की, बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, कौन कौन सी कमियां थी, कौन कौन सी लिमिटेशंस थी, वैज्ञानिकों को क्या क्या कमियां देखने को मिली बोर के परमाणु मॉडल में, उन सारी कमियों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी? सबसे पहली कमी तो बोर के परमाणु मॉडल में ये थी, और बोर के परमाणु मॉडल में क्या, इस बात को गांठ बांध लो बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं इस समय। जितने भी परमाणु मॉडल दिए गए हैं उनमें से 99% परमाणु मॉडल में यही कमी है जो इस परमाणु मॉडल में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। बोर के परमाणु मॉडल में कमी थी कि यह मॉडल केवल उन परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन परमाणु में, तो हाइड्रोजन की व्याख्या कर सकता था बोर का परमाणु मॉडल। और यदि आपके पास कोई ऐसा परमाणु है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं आपको कह दूं कि मेरे पास हीलियम का परमाणु है, तो हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम परमाणु के पास। जैसे सोडियम का परमाणु है, सोडियम परमाणु के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि आपके पास कोई परमाणु ऐसा है जिसके पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे परमाणु की व्याख्या आप कतई भी नहीं कर सकते हो बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा। तो ये एक सबसे बड़ी कमी थी, और यही कमी ज्यादातर परमाणु मॉडल्स में पाई गई है। तो सबसे पहले नंबर पे हम सीमाओं में लिखते हैं कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले, यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर सकता था, यानी केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की। जैसे मैं आपको कह सकता हूं कि मान लो हमारे पास एक परमाणु है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन की व्याख्या हम कर सकते हैं बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर। जैसे He पॉजिटिव, देखो He के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है। तो 2 में से यदि एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ही तो बचा है, और यदि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो उस एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की तो व्याख्या हम कर ही सकते हैं। तो हम He की व्याख्या नहीं कर सकते, पर He पॉजिटिव की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं Li डबल पॉजिटिव, लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपने यहां लगाया है डबल पॉजिटिव चार्ज, यानी 3 में से 2 इलेक्ट्रॉनों को आपने निकाल दिया है, और यदि 3 में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो इसके पास बचा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप Li की व्याख्या नहीं कर सकते हो, Li को नहीं समझा सकते हो, पर आप Li डबल पॉजिटिव की व्याख्या कर सकते हो। जैसे
मैं लिखता हूं बीई ट्रिपल पॉजिटिव। तो बीई ट्रिपल पॉजिटिव की बात करें, यदि बीई की बात करें तो बीई के पास होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब आपने 4 में से 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाल रखा है। आपके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा है बीई ट्रिपल पॉजिटिव में, और 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की आप व्याख्या कर सकते हो। तो यहां हमने पहली कमी लिखी है कि यह मॉडल केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता है, और यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी व्याख्या नहीं कर सकता ऐसे परमाणुओं की। तो 1 इलेक्ट्रॉन वाले कितने परमाणु होंगे इस दुनिया में? आप कितने परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे? ये तो बड़ी मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ये तो इसलिए ये सबसे बड़ी कमी थी इस मॉडल की। अब नंबर 2 पे आते हैं। बेटे, एक दूसरी कमी यह थी कि यह जो मॉडल है ना, बोर का परमाणु मॉडल, यह है हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल खड़ा हो गया होगा कि सर हाइड्रोजन का सूक्ष्म स्पेक्ट्रम क्या है? कुछ बच्चों को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। जिन बच्चों ने रेगुलर स्टडी की है, एक निश्चित क्रम में वो इस यूनिट को पढ़ रहे हैं, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ रहे हैं, होम पेज से पढ़ रहे हैं, उन्हें तो जरूर पता होगा कि स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है। पर सभी बच्चों को नहीं पता होगा स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। फिर भी चलो मैं बताता हूं। मान लो आपके पास कोई भी वस्तु है और उस वस्तु से, फॉर एग्जाम्पल परमाणु ही है, वस्तु में मैंने कह दिया कि हमारे पास मान लो परमाणु है, और आपको परमाणु से ऊर्जा उत्सर्जित करनी है, यानी परमाणु से या तो ऊर्जा निकल रही है या फिर परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण किया जा रहा है। अर्थात परमाणु क्या कर रहा है? ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहा है, या तो आदान या तो प्रदान। तो जब कोई वस्तु ऊर्जा का आदान प्रदान करती है ना, या तो ऊर्जा उसमें से निकलती है या तो अवशोषित होती है। तो उस ऊर्जा के आदान प्रदान का क्रम, यानी उसके निकलने का क्रम या उसके अवशोषित होने का क्रम, हम देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, हम देख सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, बहुत सारे तरीके हैं। तो ऊर्जा के निकलने का क्रम या ऊर्जा के अवशोषित होने का क्रम हम स्पेक्ट्रोमीटर से देख सकते हैं, ठीक है। और उस क्रम को ही हम कहते हैं, या उस ग्राफ को या उस वक्र को या उस चित्र को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, जिससे पता चलता है कि एनर्जी किस तरीके से निकल रही है। जैसे मैं एक मोटा सा एग्जांपल आपको दे सकता हूं, स्पेक्ट्रम के कुछ एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे आप सूर्य के प्रकाश में प्रिज्म को जब रखते हो, तो प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है, और वे 7 रंग आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। तो वे 7 रंग आपको दिखाई देते हैं, बै आ नी है पी नाला या विबज्योर। तो बैंगनी के जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा? आसमानी कलर मिलेगा, और फिर नीला कलर मिलेगा, ठीक है, और फिर हरा कलर मिलेगा, फिर पीला कलर मिलेगा, फिर नारंगी और फिर लाल। सारे जितने भी कलर आपको उस पट्टी में दिखाई देंगे, उस स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगे, वे सारे कलर बिल्कुल एक दूसरे को छू रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, या एक दूसरे में घुल मिल रहे होंगे। वहां बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो जब स्पेक्ट्रम बिल्कुल रेगुलर होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो उसे कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। या फिर आप यदि रेनबो देखते हो, जिसे कहते हैं इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष में भी आपको 7 रंग दिखाई देते हैं, और वे सातों रंग जो हैं वो एक दूसरे के अंदर समाये रहते हैं, अर्थात उनके बीच में कोई खाली जगह नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को, इंद्रधनुष भी अपने आप में एक स्पेक्ट्रम है, और उससे पता चलता है कि हाँ, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो वो भी सतत स्पेक्ट्रम है। या फिर यदि आप इस तरीके से नहीं देखना चाहते हो, आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना चाहते हो, तो आपने एक काम जरूर किया होगा
कि अपने मोबाइल से डाटा अपने दोस्त के या अपने भाई बहन के मोबाइल में जब आप ट्रांसफर करते हो तो आपके मोबाइल पर एक स्क्रीन पर चलता है इस तरह का सिस्टम। देखो ऐसा सिस्टम चलता है कि मोबाइल की स्क्रीन पर आपको इस तरह का एक बॉक्स नजर आता है या पट्टी नजर आती है, और उस पे आपको नजर आता है कि इतना डाटा ट्रांसफर हो चुका है, इतना ट्रांसफर हो चुका है, इतना ट्रांसफर हो चुका है, इतना ट्रांसफर हो चुका है। इस तरह ये पट्टी बढ़ती रहती है, इसमें कलर बढ़ता रहता है आगे की तरफ। तो ये भी एक प्रकार का स्पेक्ट्रम ही है। और जब आपको ये पट्टी पूरी भरी हुई नजर आती है कि इस तरह भरती जा रही है, बीच में कोई गैप नहीं है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी लगातार ट्रांसफर हो रही है। जो डेटा आपके मोबाइल से आपके दोस्त या आपके भाई बहन के मोबाइल में आप ट्रांसफर कर रहे हो, उस डेटा के ट्रांसफर होने का सीक्वेंस कंटिन्यूअस है, लगातार है, सतत है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को जिसमें ऊर्जा लगातार ट्रांसफर होती है, या तो रिलीज होती है, या तो एब्जॉर्ब होती है, या तो उत्सर्जित होती है, या तो अवशोषित होती है। यदि ऊर्जा के स्थानांतरण का क्रम लगातार हो, सतत हो, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? सतत स्पेक्ट्रम। ये जो मैंने यहाँ चित्र बनाया है वो सतत स्पेक्ट्रम का चित्र है। पहले वैज्ञानिकों का मानना ये था कि परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। जब मैक्सवेल आए थे और मैक्सवेल ने कहा था कि जब ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है, तो वृत्तीय गति करते समय इलेक्ट्रॉन के अंदर से विकिरण के रूप में ऊर्जा की लगातार हानि होती रहती है। और जब ऊर्जा की लगातार हानि होगी, इसका मतलब परमाणु में से लगातार एनर्जी रिलीज होती जाएगी, उत्सर्जित होती जाएगी। और यदि परमाणु में से एनर्जी लगातार उत्सर्जित होगी, तो परमाणु का स्पेक्ट्रम तो सतत होना चाहिए। परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए, जैसा मैंने यहां बनाया है। पर फिर बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि परमाणु का स्पेक्ट्रम तो सतत नहीं होता है। परमाणु के स्पेक्ट्रम का जब हम अध्ययन करते हैं तो परमाणु का स्पेक्ट्रम तो ऐसा होता है कि एक रेखा है, फिर एक रेखा है, फिर एक रेखा है, फिर एक रेखा है, फिर इस तरह रेखाएं उन्हें नजर आती हैं। तो इस स्पेक्ट्रम को कहा गया था रैखिक स्पेक्ट्रम। क्या कहा गया था? रैखिक स्पेक्ट्रम, या हम इसे रेखीय स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, लीनियर स्पेक्ट्रम। भाई परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, पर सतत तो होता ही नहीं है। परमाणु का स्पेक्ट्रम तो रैखिक होता है। अब क्या हुआ? अब रैखिक स्पेक्ट्रम को तो सपोर्ट कर रहा था बोर का परमाणु मॉडल, क्योंकि बोर ने एक बात बताई थी, यदि आपका दिमाग बिल्कुल ठीक ठाक है, आप पूरे होशो हवास में हो, तो आप एक बात पर गौर फरमाओ ध्यान से। देखो, सतत स्पेक्ट्रम कब होना चाहिए? जब घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी को रिलीज करता हो और धीरे धीरे अंततः अल्टीमेटली आखिरकार नाभिक में जाकर गिर जाता हो। तो ऐसी स्थिति यदि है तो परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। पर वास्तविकता में ऐसा होता तो नहीं है। क्या इलेक्ट्रॉन घूम घूम कर लगातार एनर्जी रिलीज करता है? अभी तो हमने पढ़ा है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षा में घुमाया जाएगा तो कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, उसका एनर्जी ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। इसलिए तो कक्षा को हमने ऊर्जा स्तर कहा है, क्योंकि उस कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो इसका मतलब सतत स्पेक्ट्रम के तो कोई चांस है ही नहीं। अब नील बोर ने कहा, देखो क्या कहा था, कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करेगा तो दो कक्षाओं के बीच जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन का आवागमन होगा दो कक्षाओं के बीच, तो वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को या तो रिलीज करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा। यदि वो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यदि वो दूसरी से तीसरी में जाता है तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और तीसरी से चौथी में जाता है तब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यदि वो पहली कक्षा से सीधा ही चौथी कक्षा में चला जाता है तब भी वो एक ज्यादा मात्रा में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। पर यदि वो हाई लेवल से लो लेवल में आता है तो एनर्जी को रिलीज करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लगातार रिलीज नहीं करता है, ना तो लगातार एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी को रिलीज करता है, कभी एब्जॉर्ब करता है, या फिर एब्जॉर्ब करता रहता है, या फिर रिलीज करता रहता है। तो इसलिए कभी एनर्जी रिलीज हुई, कभी नहीं हुई, कभी हुई, कभी नहीं हुई, कभी हुई, कभी नहीं हुई। इसलिए स्पेक्ट्रम हमारा कैसा होना चाहिए? रैखिक स्पेक्ट्रम होना चाहिए बोर के अनुसार। यहां तक बोर ठीक था। पर अब समस्या पता क्या हुई? समस्या यह हुई
कि वैज्ञानिकों ने ये जो रैखिक स्पेक्ट्रम था, लीनियर स्पेक्ट्रम था, जिसमें वैज्ञानिकों को रेखाएं नजर आ रही थी, इन स्पेक्ट्रम को जब उन्होंने एनलार्ज करके देखा, बड़ा करके देखा, जिसे आपकी भाषा में कहते हैं जूम करके देखा, जूम, जूम तो समझते हो आप, जूम करके देखा, तो पता चला जिसे हम रेखा मान रहे थे वो रेखा नहीं है, वो तो कई सारी रेखाओं का एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ लाइन। देखो जरा ध्यान से, यदि मैं इस इन चार लाइनों की बात करूं और आपको कहूं जरा दूर से देखो, अपने मोबाइल फोन को थोड़ा दूर से देखो, तो जब आप अपने मोबाइल फोन को दूर से देखोगे तो ये चार रेखाएं आपको अलग अलग नहीं नजर आएंगी। ये चारों रेखाएं मिलकर आप कहोगे कि सर ने एक मोटी सी लाइन खींच दी है, एक मोटी सी रेखा खींच दी है। तो ये जिसे हम एक रेखा मान रहे थे वो वास्तविकता में रेखा नहीं थी। सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करा, जूम करके देखा या एनलार्ज करके देखा, चित्र को या स्पेक्ट्रम को बड़ा करके देखा, तो पता चला कि जिसे हम एक रेखा मान रहे थे वो तो कई सारी रेखाओं का एक समूह है। यानी खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात नहीं है। कभी आप सोचो कि हमने जो है बहुत मेहनत करी और रिजल्ट कुछ नहीं मिला, रिजल्ट तो बहुत ज्यादा मिला हमें। वैज्ञानिकों को क्या रिजल्ट मिला, जहां सतत स्पेक्ट्रम पे अटके हुए थे वहां वो रैखिक स्पेक्ट्रम को सही मानने लग गए थे, पर सच्चाई पता चली कि ये भी सही नहीं है। सही ये है, और इसे कहते हैं हम सूक्ष्म स्पेक्ट्रम, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ये हाइड्रोजन का ही है, हाइड्रोजन का सूक्ष्म स्पेक्ट्रम का ही अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया है। क्यों किया है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करना बहुत आसान है। ठीक है, आसान तो नहीं कह सकते, अब आसान हो गया है क्योंकि हम समझ चुके हैं उन सारे खेल को, और बस आपको समझाना शेष है। आपको भी समझाना है कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब परमाणु के अंदर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। इसी चीज का नाम तो रासायनिक विज्ञान है बेटे। और रासायनिक विज्ञान है क्या, तो अब क्या लिखा है हमने, हमने लिखा है दूसरी कमी बोर के परमाणु मॉडल की। बोर के परमाणु मॉडल की दूसरी कमी लिखी है कि यह मॉडल हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। भाई बोर ने बता दिया कि रेखिक स्पेक्ट्रम होना चाहिए। रैखिक का मतलब क्यों होना चाहिए रैखिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, इसलिए रैखिक स्पेक्ट्रम होना चाहिए। पर वैज्ञानिकों ने देखा रे यार ये तो कोई रेखा नहीं है, तो एक बहुत सारी रेखाओं का जो है समूह है, ग्रुप ऑफ लाइंस है, यानी बैंड है। तो अब बोहर के सामने एक सवाल खड़ा हो गया कि यार इसकी व्याख्या करना, ये एक रेखा जिसे तुम मान रहे थे वो तो कई सारी रेखाओं का है, छोटी छोटी रेखाएं क्या है यार, इनके बारे में बताना। तो बोहर के पास कोई जवाब नहीं था, या बोहर के परमाणु मॉडल में इसका कोई एक्सप्लेनेशन, कोई व्याख्या नहीं थी। ठीक है, अब आपके दिमाग में तो क्वेश्चन खड़ा हो ही गया, आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा हो गया कि सर हमें बता दो क्या है ये? एक रेखा के अंदर भी बहुत सारी रेखाएं हैं। मैं बिल्कुल बताऊंगा, 100% बताऊंगा, पर अब मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा फिलहाल आपको। जब हम इस टॉपिक पर आ जाएंगे तो हम इसका पोस्टमार्टम कर देंगे पक्का 100%। अभी तो सिर्फ इस बात को समझो कि बोहर का मानना था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। पर बेटे परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाएं तो होती हैं, पर उन कक्षाओं में भी अंदर भी कुछ है। कक्षाओं के अंदर होते हैं उपकोष, और उपकोष के भी अंदर कुछ है। उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक, और कक्षक में भी दो चैम्बर हैं। उन दो चैम्बर्स में, कक्षक में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हम सीधा ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं। यदि कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, तो आप सीधा सा आंसर अब तक देते आए थे कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कक्षाओं में। पर बेटे कक्षाओं के अंदर उपकोष है। यदि आप कहो कि इलेक्ट्रॉन उपकोष में घूमते हैं तो अच्छा जवाब है, और यदि आप कहो कि इलेक्ट्रॉन कक्षक में घूमते हैं तो इससे भी अच्छा जवाब है। जैसे मैं आपको कहूं, जवाब तो सारे ही सही है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, परमाणु में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कक्षाओं में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, उपकोष में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कक्षक में होते हैं। सारे ही जवाब सही हैं, पर इनमें सबसे सही जवाब है कक्षक में होते हैं। ठीक है, जैसे दैनिक जीवन से हम इस घटना को या इस पॉइंट को या इस बिंदु को जोड़ते हैं। चलो मैं आपको पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, आप कहो कि मैं भारत में रहता हूं, तो सही जवाब है, गलत थोड़ा ही है। यदि आपसे कोई पूछ रहा है आप कहाँ रहते हो, तो आप कहते हो कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, या फिर आप कह दो कि मैं सहारनपुर में रहता हूं,
या सहारनपुर के किसी विशेष मोहल्ले का नाम बता दो कि मैं उस कॉलोनी या मोहल्ले या गांव में रहता हूं। तो इनमें से जवाब तो सारे ही सही हैं, पर कौन सा ज्यादा सही है इस बात को आप बखूबी समझ गए हो। ठीक है। तो यहाँ सारा खेल कक्षाओं का ही नहीं था। कक्षाओं के अंदर भी कुछ है, और उसके अंदर भी कुछ है, और उसके अंदर भी कुछ है। अब किसके अंदर क्या है यही तो चीज समझनी है हमें। इसलिए स्पेक्ट्रम कैसा आता है, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम। कैसा आता है, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन का सूक्ष्म स्पेक्ट्रम इसकी बिल्कुल भी व्याख्या नहीं कर पाया बोहर का परमाणु मॉडल। अब आते हैं नंबर 3 पर, तीसरी कमी। तीसरी कमी क्या थी? यह मॉडल जीमेन प्रभाव, यह मॉडल जीमेन प्रभाव व स्टार्क प्रभाव, जीमेन प्रभाव व स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। अब ये नई बीमारी आ गई आपके सामने, दो चीजें आ गई, एक तो जीमेन इफेक्ट और एक स्टार्क इफेक्ट। अब आपके दिमाग में दो सवाल और खड़े हो गए, दो समस्याएं और खड़ी होगी, और इन समस्याओं का भी मैं ही निदान करूंगा, अभी तुरंत करूंगा इनका निदान। ठीक है। जीमेन प्रभाव क्या है और स्टार्क प्रभाव क्या है, देखो मैं बताता हूं। चलो एक हेडिंग लिखते हैं, एक हेडिंग लिखते हैं, नोट फिर देखेंगे अगली कमियां। नोट हेडिंग लिख देते हैं। मान लो आपके पास कोई परमाणु है, ध्यान से सुनो। मान लो आपके पास कोई परमाणु है, और उस परमाणु को आपने कहीं भी रख रखा है, और उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है उसका आपने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है। तो उसका स्पेक्ट्रम मान लो आपको मिला है रैखिक स्पेक्ट्रम। कैसा मिला है? रैखिक स्पेक्ट्रम। ये जो रेखाएं हैं ये लगभग समान दूरी पर या एक निश्चित क्रम में बदलती हुई दूरी पर हमें मिल रही है। ठीक है। हमने किसी परमाणु का क्या लिया? स्पेक्ट्रम लिया, एनर्जी स्पेक्ट्रम लिया, और उस एनर्जी स्पेक्ट्रम में, ऊर्जा के स्पेक्ट्रम में हमें बहुत सारी रेखाएं दिखाई दी। अब आप एक काम करो, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जीमेन। क्या नाम था उनका? जीमेन था। उन्होंने परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, और चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद फिर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। तो जब ऊर्जा स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया, तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण क्या हुआ कि स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो गई थी, बंट गई थी, विचलित हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी, बिगड़ गई थी। तो जैसे मैं कह सकता हूं कि मान लो आपके स्पेक्ट्रम रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, तो क्या हुआ, कहीं कहीं तो एक स्पेक्ट्रम रेखा कई सारी स्पेक्ट्रम रेखाओं में टूट गई। ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा हुआ कि स्पेक्ट्रम रेखाओं के बीच की दूरी डिस्टर्ब हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपने स्पेक्ट्रम जो प्राप्त किया था वो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्राप्त किया था। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभक्त हो जाना, विचलित हो जाना, बिगड़ जाना, इस घटना को हम कहते हैं जीमेन प्रभाव। अब समस्या ये हुई कि बोहर को परमाणु मॉडल जो बोहर ने दिया था उसमें इस बात का कोई भी व्याख्या नहीं था, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाएं क्यों विभक्त हो जाती हैं। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि जीमेन प्रभाव का क्या मतलब होता है, तो आपको समझना है, क्या समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणु स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभक्त हो जाना, विभक्त माने बंटना, विभक्त हो जाना, विभक्त हो जाना
जीमेन प्रभाव कहलाता है। यह होता है जीमेन प्रभाव। जीमेन प्रभाव कहलाता है। एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है जीमेन प्रभाव किसे कहते हैं, तो आपको सीधा सा यही आंसर देना है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाएं क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं, जो परमाणु का स्पेक्ट्रम हम प्राप्त करते हैं। और ऐसा ही होता है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। यदि आप चुंबकीय क्षेत्र ना लगाओ, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आप स्पेक्ट्रम प्राप्त करो, तो उसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं भी विभक्त हो जाती हैं, और उस घटना को हम कहते हैं स्टार्क प्रभाव। क्या कहते हैं? स्टार्क प्रभाव। तो हम यहां लिखेंगे तथा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभक्त हो जाना स्टार्क प्रभाव कहलाता है। स्टार्क प्रभाव कहलाता है। अब देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा। क्वेश्चन ये खड़ा हो रहा होगा कि सर चुंबकीय क्षेत्र कैसे, उसकी उपस्थिति कैसे लाएं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति कैसे लाएं। हालांकि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं कि मान लो आपके पास चुंबक का ये नॉर्थ पोल है और ये चुंबक का साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इनके बीच आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे होती है ना। तो इसके बीच में किसी परमाणु को रख दो आप, तो यदि परमाणु को आप चुंबकीय क्षेत्र, इसे आप चुंबकीय क्षेत्र ही तो कहोगे। जब नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे के आमने सामने रखोगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं चलेंगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु को रखो और फिर उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम प्राप्त करो। तो उस समय जब आप उसका ऊर्जा स्पेक्ट्रम प्राप्त करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त होती हुई आपको दिखाई देंगी। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणु के ऊर्जा स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभक्त हो जाना ही कहलाता है जीमेन प्रभाव या जीमेन इफेक्ट। और यदि आपको वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो इधर लो आप धनावेशित प्लेट और इधर लो ऋणावेशित प्लेट। और आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। और इसमें यदि परमाणु को रखकर उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम आप प्राप्त करोगे तो उसकी स्पेक्ट्रम लाइंस भी क्या हो जाएंगी, विभक्त हो जाएंगी। और इस घटना को आप क्या कहोगे, इस घटना को आप कहोगे, क्या कहोगे, स्टार्क प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभक्त हो जाना जीमेन प्रभाव, और वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभक्त हो जाना स्टार्क प्रभाव होता है। ये दोनों बातें आपको बिल्कुल आनी चाहिए, बखूबी आनी चाहिए। चौथी कमी देखते हैं। 3 कमी तो हमने देख ली परमाणु मॉडल की, 3 लिमिटेशन, 3 कमियां। यह मॉडल आबंध के निर्माण की व्याख्या नहीं करता है। आबंध के निर्माण की व्याख्या नहीं करता है। मतलब कहने की बात क्या है? कहने की बात यह है कि मान लो कोई अणु है, जैसे मैं आपको कहूं एक अणु है, चलो H2 की ही बात कर लेते हैं। H2 एक हाइड्रोजन का अणु है। तो H2 में तो 2 परमाणु हैं, H और H। तो H और H परमाणु आपस में बॉन्ड बनाते हैं, आपस में बंध बनाते हैं, आपस में आबंध बनाते हैं। तो वो आबंध क्यों बनाते हैं, क्या समस्या है उन्हें, क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है? तो मतलब कहने की बात यह है कि बोर के परमाणु मॉडल में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि आबंध का निर्माण क्यों होता है, बॉन्ड क्यों बनता है, परमाणु एक दूसरे से क्यों जुड़ते हैं, क्या ऐसा करने से उनके कुछ दुख दर्द दूर होते हैं?
तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था बोर के परमाणु मॉडल में। पांचवी कमी, पांचवी कमी क्या थी कि यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति, या द्वैत लिख दो या द्वैती लिख दो, द्वैती प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, अब तो वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन कभी कण है तो कभी तरंग है, कभी तरंग है तो कभी कण है। जहां जैसा माहौल देखा वैसा उसने अपना व्यवहार दिखा दिया, जो घटना देखी उसके अनुसार उसने अपना व्यवहार दिखाया। तो इलेक्ट्रॉन तो कण और तरंग दोनों के गुण रखता है। चलो नंबर 6 देखते हैं, छठी कमी क्या थी बोर के परमाणु मॉडल में। छठी कमी थी कि यह मॉडल अर्थात बोहर का परमाणु मॉडल, यह मॉडल हाइजेनबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो बोर के परमाणु मॉडल में मुख्य रूप से ये कमियां हमें देखने को मिली। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों ने बहुत सारी कमियां बोर के परमाणु मॉडल में निकाली हैं, पर मुख्य रूप से आपको ये कमियां ध्यान रखनी है। कितनी कमियां हैं? 6। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा बेटे कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे सब। दो विकिरणों की तरंगदैर्ध्य क्रमशः है, दो विकिरणों की तरंगदैर्ध्य क्रमशः 2000 एंगस्ट्रॉम व 4000 एंगस्ट्रॉम है। मतलब पहले विकिरण की तरंगदैर्ध्य है 2000 एंगस्ट्रॉम और दूसरे की है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इन्होंने पूछा है दोनों तरंगों की तरंग कह दो या विकिरण कह दो, एक ही बात है। दोनों तरंगों की ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि उनका ऊर्जा का रेशो क्या होगा, ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां से करते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब। उन्होंने पहले विकिरण की तरंगदैर्ध्य λ1 दिया है इन्होंने 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। λ2 दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। हमने E1 अनुपात E2 निकालना है, कितना होगा। ठीक है, देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, E = hc/λ, पढ़ा है ना फार्मूला। यदि मैं आपको कह दूं E1 निकालना है तो E1 = hc/λ1, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है और c माने प्रकाश का वेग भी एक कांस्टेंट है। ये तो वैल्यू के नीचे 1 लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्लांक नियतांक क्या होता है, एक नियत मान होता है सबके लिए, और c का मतलब प्रकाश का वेग भी कांस्टेंट होता है।
तो यदि मैं इसके बटे में लिख दूं दूसरे तरंग के लिए, दूसरे विकिरण के लिए E2, तो उसका फार्मूला बनेगा Hc/λ2। तो HC से SC कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास, कोमा लगाता हूं, आप नीचे लिखना, ये आएगा E1/E2 इज इक्वल टू 1/λ1/1/λ2। अब आपको पता है λ1 यहां आ जाएगा और λ2 चला जाएगा यहां, तो ये हो जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू λ2/λ1। अब λ2 बताओ कितना है। λ2 है 4000 एंगस्ट्रॉम और λ1 है 2000 एंगस्ट्रॉम। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 2/1। या फिर आप इसे लिख सकते हो 2/1 को क्या लिख सकते हो, 2:1। यहां लिख देता हूं चलो। इसलिए E1/E2 बराबर 2:1। ये आंसर है हमारा। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना आप। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो यहां से करते हैं क्वेश्चन। विकिरण की आवर्ती तथा देहली आवर्ती क्रम से है। विकिरण की आवर्ती व देहली आवर्ती, देहली आवर्ती भी दे रखी है इन्होंने। देहली आवर्ती क्रमशः है, कितनी दे रखी है देखते हैं। 5.2 गुणा 10⁻14, 5.2 गुणा 10⁻14 सेकंड इनवर्स, तथा ये तो विकिरण की आवर्ती है और देहली आवर्ती दे रखी है 5 गुणा 10⁻14। सेकंड इनवर्स कह दो या हर्ट्ज कह दो, सेकंड इनवर्स हैं। दोनों आवर्ती दी इन्होंने, विकिरण जिस आवर्ती का है और देहली आवर्ती कितनी है। धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। हमें बतानी है कि उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी जो धातु की सतह से उत्सर्जित होगा। कल हम पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव, उससे संबंधित क्वेश्चन है। आपको पता है गतिज ऊर्जा के लिए एक फार्मूला हमने पढ़ा था, आइंस्टीन वाला फार्मूला, H के बाद ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू बार, ये पढ़ा था ना। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी यदि आप निकाल लोगे तो H तो प्लैंक कांस्टेंट है, इसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की घात कितनी होती है, -34। न्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है। आवर्ती है विकिरण की 5.2 गुणा 10 की घात 14 और देहली आवर्ती न्यू जीरो कितनी है, 5 गुणा 10 की घात 14। तो आप एक काम करो, आप 6.62 और 10 की घात 14 तो कॉमन आ जाएगा, 10 की घात 14 तो आ जाएगा कॉमन। तो मैं यहां लिखूंगा 10 की घात -34 और 10 की घात 14, ये कॉमन ले लिया हमने। अब 5.2 में से हमें घटाना है 5.2 में से जब आप 5 घटाओगे, भाई इसमें से इसे घटाओगे ना, ये तो आपने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, ये भी बाहर था। 5.2 में से 5 गया तो 0.2 ही तो बचेगा। अब 0.2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6.62 में 0.2 का मल्टीप्लाई तो कर लोगे आप, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 का 2, हासिल को 1, 2 छिंग 12 और 1 13। दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 1 2 3, 1 2 3 यहां लगेगा दशमलव। गुणा 10 की घात देखो कितनी आती है, -34 + 14 तो -20।
इतने जूल एनर्जी होगी। ठीक है, मात्रक क्या होगा? जूल। वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन के पास 1.324 गुणा 10 की घात -20 जूल एनर्जी होगी। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो, क्वेश्चन है 8000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E है। 8000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कितनी दी है? ऊर्जा कितनी दी है? E है। E ऊर्जा है उस फोटोन की जिसका तरंग दैर्ध्य कितना है? 8000 एंगस्ट्रॉम। तो 2E ऊर्जा वाले फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो 2E ऊर्जा वाले फोटोन की लिख दो या का लिख दो, एक ही बात है। तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें तरंग दैर्ध्य बताना है उस फोटोन का जिसका एनर्जी है 2E। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, यहां लिखेंगे हम λ1 कितना है? 8000 एंगस्ट्रॉम। यहां लिखेंगे हम λ2, हमें निकालना है। यहां लिखेंगे हम E1 कितना है? E। और यहां लिखेंगे E2 कितना है? 2E। ठीक है, और यहां लिखेंगे हम E इज इक्वल टू HC/λ। और यहां 1 लगाओगे तो यहां भी 1 लगाओगे, और फिर आप लिखोगे अपॉन करके E2 इज इक्वल टू HC/λ2। ऐसे ही तो कराया था पहला सवाल। H से H गया, C से C गया। ये हमारे पास बचा है 1/λ1/1/λ2। ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास λ2/λ1। अब देखो, हमारे पास आया है E1/E2 इज इक्वल टू λ2/λ1। आप डायरेक्ट इस फार्मूले को भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इतना करके दिखाओ आप। E1 कितना है हमारे पास? E1 है हमारे पास E। E2 कितना है? E2 है हमारे पास 2E। और λ2 कितना है? निकालना है। और λ1 कितना है? 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 8000 एंगस्ट्रॉम। तो E से तो E कैंसिल हो गया, और 2 से यही काट दो आप। ये कितना आ जाएगा? 4000। तो ये आ जाएगा 1/1 इज इक्वल टू λ2/4000 एंगस्ट्रॉम। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? λ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आंसर आया हमारा। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो हमारा था बोहर का परमाणु मॉडल या बोर एटॉमिक मॉडल, वो आपके समझ में आया होगा। हमें पता होना चाहिए बोर ने परमाणु मॉडल में क्या क्या बातें बताई थी और उसके मॉडल में कौन कौन सी कमियां थी। और उसी के साथ साथ हमने 3 न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। ये क्वेश्चन हमारे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आपकी जो बुक में जो चैप्टर के बाद में एक्सरसाइज दी होती है उसमें होते हैं बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु और न्यूमेरिकल्स, कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में करते रहा करो, या फिर आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक से भी आप छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहा करो, जिससे आपका सब्जेक्ट और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। वैसे मैंने आपको बताया है
कि किसी भी यूनिट को आप पहले कंप्लीट कर लो, जितना मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स बना लो या पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लो। जब मैं किसी यूनिट को कंप्लीट करा देता हूं, उसके बाद आप अपनी साइड बुक, रेफरेंस बुक या फिर मॉडल पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक पर जा सकते हो, आप अपने आप को चेक करने के लिए कि आपको कितना आता है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।